सो गाइस केन्स टेक्नोलॉजी में जितनी गिरावट हो जाती है उतने ही मार्केट एक्सपर्ट्स बेयरिश होते चले जा रहे हैं। और डिक्सन टेक्नोलॉजी, इस पर मैंने आज के दिन आपको वीडियो दे दिया है, जरूर देख लेना। लेकिन केन्स टेक्नोलॉजी में गिरावट के पीछे की रीजंस क्या है, उसके लिए ऑलरेडी चैनल पर काफी सारा डाटा अवेलेबल है, उसको नोट कर लेना। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब मार्केट एक्सपर्ट्स का यहां पर क्या कहना है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, एक चीज तो आपको पता ही है कि मार्केट एक्सपर्ट्स अपने टारगेट जो है टाइम टू टाइम कट किए हैं, केन्स टेक्नोलॉजी में भी और डिक्सन टेक्नोलॉजीज में भी। अब मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, एक बार फिर से मॉर्गन स्टेनली और जेपी मॉर्गन ने अपने टारगेट जो है वो कट किए हैं केन्स और डिक्सन के अंदर। अब जेपी मॉर्गन का है भैया, लॉन्ग टर्म में तो कंपनी पॉजिटिव है और इन्होंने लॉन्ग टर्म में कंपनी के लिए ओवरवेट रेटिंग भी रखी है। इन्होंने कहा है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी की ओवरवेट रेटिंग है एंड दैट डजंट मीन देयर आरंट कंसर्न्स। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अभी स्टॉक में कोई कंसर्न नहीं है। इन्हीं कंसर्न को नजर में रखते हुए जेपी मॉर्गन ने क्या किया है, केन्स टेक्नोलॉजी में इनका जो पहले टारगेट था वो था अराउंड 7,550 का। अब वहां पर इन्होंने अपना टारगेट 20% कट करके कर दिया है 6,100 6,100 पर। ऑल द स्टॉक इस समय 6,100 से काफी ज्यादा दूर है। और अगर ये टारगेट मार्केट एक्सपर्ट्स जेपी मॉर्गन का अचीव हो भी जाता है तो इन्वेस्टर्स को बड़ा फायदा हो जाएगा। लेकिन कोई भी टारगेट अचीव होने के लिए क्या चीजें लगती हैं, आपके दिमाग में बहुत से सवाल हैं, बहुत से कमेंट्स भी आपके पिछले वीडियो के अंदर थे कि भाई लगता है कंपनी बंद हो जाएगी, इन्वेस्टर्स का पैसा खा करके कंपनी चले गई है, वगैरह वगैरह, इतना कुछ। कंपनी खराब हो चुकी है, खत्म हो चुका है कंपनी का बिजनेस, जीरो बिजनेस है कंपनी का, सब चीजें मैंने आपकी देखी पिछले वीडियो के अंदर। यहां पर जेपी मॉर्गन क्या कह रहे हैं भाई, लॉन्ग टर्म। जेपी मॉर्गन ने क्या बोला, लॉन्ग टर्म। बट ये लॉन्ग टर्म भाई होता क्या है, मुझे ये तो बताओ पहले। आप देखते हो किसी कंपनी ने अच्छे रिजल्ट दिए, बुरे रिजल्ट दिए। अच्छे दिए तो वो शेयर बढ़ जाता है, लेकिन कितना बढ़ेगा, या बुरे दिए तो कितना गिरेगा, ये डिपेंड करता है कॉन्जिक्यूटिव रिजल्ट्स पर, कि कंपनी रिजल्ट्स कैसे लगातार देती है। अगर कंपनी में कोई न्यूज आती है तो शेयर क्या करता है, गिरता है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे है तो शेयर वापस उस गिरावट को रिकवर कर जाएगा। लेकिन रिकवर करने के लिए क्या चाहिए होता है, रिजल्ट चाहिए होते हैं ना, फाइनेंशियल चाहिए होते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर कोई स्टॉक 50% किसी न्यूज के चलते गिरा। फॉर एग्जांपल डिक्सन, केन्स टेक्नोलॉजी और वाई, मैं इन तीन के नाम एक साथ क्यों ले रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा। इन तीनों में खबरों के चलते गिरावट मिली, तीनों के फाइनेंशियल बढ़िया है, तीनों में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जब खबरों की वजह से गिरावट मिली है, 40-50 जो परसेंट भी गिरावट आई है, ये फाइनेंशियल से इनको सुधारेंगे जाकर के। अब ऐसा तो नहीं खबर पलट जाएगी और फिर खबर अच्छी आकर के फिर वापस उतना ही हो जाएंगे, नहीं। फाइनेंशियल कंपनी को सुधारते हैं, खबरें कंपनी को या तो पॉजिटिव करती है या नेगेटिव करती है एक टाइम के लिए। अब ध्यान से सुनना, मार्केट एक्सपर्ट्स यहां पर कोई भी टारगेट देते रहे, आपकी नजर होनी चाहिए कि आने वाले क्वार्टर्स कंपनी कैसे देगी। उसके पहले केयर ने अपनी ए रेटिंग स्टेबल करी है और A2 पॉजिटिव की रेटिंग दी है, रीअफर्म करते हुए बैंक फैसिलिटीज केन्स टेक्नोलॉजी के अंदर। ये एक पॉजिटिव रेटिंग है, 18 दिसंबर को ये रेटिंग इन्होंने जारी करी थी। ठीक है, अब इसके अलावा आप अगर यहां पर कंपनी के रिजल्ट्स देखोगे, यहां देखो कंपनी के रिजल्ट्स कैसे दिख रहे हैं आपको। भैया हर क्वार्टर में कंपनी बढ़िया चल रही है, ठीक है, कंपनी बढ़िया चल रही है। इनफैक्ट सितंबर 2025 में कंपनी ने 58% का ग्रोथ भी दिया। और अगर आप इसका रेवेन्यू नहीं, अगर आप इसका प्रॉफिट एनुअल ग्रोथ देखोगे तो भैया वहां पर भी 102% का कंपनी ने ग्रोथ दिया था। यानी कि कंपनी के केन्स टेक्नोलॉजी के मार्जिन्स भी बढ़ रहे हैं, कंपनी ग्रोथ पर भी अच्छा काम कर रही है, फाइनेंशियली कंपनी मतलब बढ़िया नजर आ रही है। इसका मतलब यह है कि जो गिरावट आई है ना, वो न्यूज के चलते आई है। अब उस न्यूज का इंपैक्ट जब तक खत्म नहीं हो जाता और जब तक आपके फाइनेंशियल्स यहां से और बढ़िया नहीं आ जाते, तब तक शायद शेयर में और गिरावट मिलेगी। अब ये चीज हम समझ चुके हैं। हम क्या समझे यहां पर भाई, न्यूज पहली चीज, जब तक न्यूज नॉर्मल नहीं हो जाती तब तक वेट करो। दूसरा, रिजल्ट्स, जब तक रिजल्ट्स इस ग्रोथ के ऊपर नहीं आएंगे तब तक मुझे एवरेजिंग नहीं करनी अगर मैं फंस गया हूं तो। दो चीजें आपके समझ में आ गई। यानी कि तीसरा पॉइंट, अब आपको चार्ट्स देखने हैं कि कंपनी के मान लो ये ग्रोथ बढ़ता है 58% के ऊपर, तो चार्ट पर ऐसा कौन सा लेवल है जहां पर मैं एवरेज कर सकता हूं। सिंपल, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। बट हम लोग क्या करते हैं ना,
गिरावट आई, कंपनी बेकार, बर्बाद कंपनी, 70% को नुकसान है, चलो भैया बुक करके बैठ जाओ, खर्चना कंपनी है, बेकार है, कुछ भी नहीं यहां पर रखा हुआ। ये गलतियां हम करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, और आखिर में हम मार्केट में से एग्जिट कर देते हैं, वॉकआउट। हम कहते हैं भाई मार्केट ना ऑपरेटर का गेम है, कुछ नहीं होता यहां पर। एफआईज आते हैं लेकर के चले जाते हैं, ऑपरेटर आते हैं लेकर के चले जाते हैं, रिटेलर को तो फंसाया जाता है। इन चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, चाहे आप नई एंट्री कर रहे हो या फिर आप ट्रैप हो चुके हो एक टॉप लेवल पर। अब दिसंबर में जो भी कंपनी ग्रोथ देगी, फॉर एग्जांपल 2022 में कंपनी ने दिसंबर क्वार्टर के रेवेन्यू बढ़िया दिए इन कंपैरिजन विद सितंबर 22। अब आते 2023 में, 2023 में भी कंपनी ने इस लेगेसी को कंटिन्यू किया। अब आते 2024 में, तो 2024 में भी कंपनी ने इस लेगेसी को कंटिन्यू करा। अब आते हैं सितंबर 2025 में, जहां कंपनी ने एक बेंचमार्क दिया है पिछले कुछ क्वार्टर में 906 करोड़ के रेवेन्यू के साथ में, यानी दिसंबर क्वार्टर कंपनी बढ़िया दे रही है। इसका मतलब यह है कि हम कंपनी से एंटीसिपेट एक्सेप्टेंस हम कंपनी से ले सकते हैं कि कंपनी 58% के ऊपर का ग्रोथ दे दे। अब ध्यान से देखना है यहां पर 661, इसका 50% कितना होगा, लगभग 330 आप मार्क कर लो। अब इसका 10% कितना होगा, 66 मार्क कर लो, ठीक है। 310, 330 और 66 कितना हो जाएगा, लगभग 400 मार्क कर लेते हैं, यानी कंपनी को 1061 इतना रिवेन्यू कंपनी का आना चाहिए ताकि कंपनी 60% के आसपास का ग्रोथ दे। ये आपको कंपनी के रिवेन्यू चाहिए। अगर कंपनी इसको नहीं देती तो स्टॉक क्या करेगा, गिरावट को थोड़ा सा कंट्रोल करेगा और फिर वहीं कंसोलिडेट करेगा, यानी कि फिर आपको वापस से रिकवरी के लिए जो आपकी बड़ी गिरावट आई है, आपको इसी तरह से आने वाले क्वार्टर्स पर इंप्रूवमेंट चाहिए होगा। क्योंकि भैया न्यूज पर ना एक समय के लिए आपकी गिरावट भी आ सकती है, एक समय के लिए तेजी भी आ सकती है, बट अगर कंपनी फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल रखती है, स्ट्रांग रखती है, तो वो गिरावट या वो तेजी आपको लॉन्ग टर्म के अंदर मदद करती है। समझे, फाइनेंशियल्स आपको मदद करते हैं फिर जाकर के। तो कंपनी फाइनेंशियली बहुत बढ़िया है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर खराब होगी तो कंपनी के ग्रोथ आपको बताते चले जाएंगे कि भैया नहीं, अभी एंट्री मत करो, अभी हमारा ग्रोथ खराब आ रहा है, कंपनी बढ़िया मार्जिन नहीं दे रही, अभी एंट्री मत करो, बाद में करना। समझे, तो ये सब चीजें आपके सामने होती है, कुछ आपसे छुपा नहीं होता। लेकिन इतनी सी बात नहीं है, मैंने ये 3 नाम आपके सामने लिए, वारी, डिक्सन और केन्स टेक्नोलॉजी। इन तीनों में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, एमएसीडी, जिसको किसी ने नहीं सुना, कोई मतलब ही नहीं है। कम से कम 15 वीडियोस हो चुके हैं मुझे डिक्सन, वारी और केन्स टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाते हुए, 15 वीडियोस, और किसी ने पूछा तक नहीं भाई एमएसीडी क्या होता है, क्यों बेरिश है, क्या होगा इसके बेरिश होने से। अभी भी केन्स टेक्नोलॉजी का एमएसीडी कितना है, टेक्निकल तो बुलिश है, एमएफआई भी बुलिश है, आरएसआई भी बुलिश है, 27.3 का आरएसआई, 24 का आपका एमएफआई है, लेकिन एमएसीडी देखो भैया 340 माइनस एमएसीडी है। वारी का भी माइनस के अंदर एमएसीडी चल रहा है। डिक्सन तो मैंने आज ही अपलोड किया, उसको देख लेना चाहे जा करके। इतना हैवी जब भी आपका एमएसीडी होता है बेरिश के अंदर, वो छोटी मोटी रिकवरी को ब्रेकआउट्स में कन्वर्ट होने नहीं देता। तो इस चीज का भी आपको देखना होता है कि भाई एमएसीडी क्या मुझको बता रहा है। आई होप कि पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। और आगे जाने से पहले म्यूचुअल फंड की होल्डिंग और देख लो। तो दिसंबर के महीने में म्यूचुअल फंड ने 57 म्यूचुअल फंड्स ने बाइंग करी है और 86 म्यूचुअल फंड ने सेलिंग करी है। ये डाटा भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि डीआईएस में सेलिंग आ सकती है इस बार जब दिसंबर का डाटा आपके पास में आएगा। आगे जाने से पहले सब्सक्राइब कर दिया करो। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। ये है स्टॉक का चार्ट। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने यहां पर आपको मिल जाएंगे 4250 मिल जाएगा आपको, 3900 आपको मिल जाएगा, और ये लास्ट ट्रेंड जो हमने डिस्कस किया था 3500 ये आपको मिल जाएगा पिछले वीडियोस में। उसके नीचे आपका आता है 3000 का ट्रेंड। ये 4 ट्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 3500 के बीच में स्टॉक काम कर रहा है, 3500 से 3900 के बीच में यहां कंसोलिडेशन चल रहा है। अब स्टॉक क्या कर रहा है, एक रेंज पर कंसोलिडेशन चलाता है, फिर एक नया बेस बनाता है, ब्रेकआउट देता है, ब्रेक डाउन देता है, वापस से यहां पर सेल ऑफ आ रहा है। अभी भी तो कॉशियस रहने की जरूरत है, कहीं वापस से 3000 यहां से नीचे ना गिर जाए। 3000 के नीचे आपको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट बेस आपका कितने पे आता है। नेक्स्ट बेस आता है आपका अराउंड 2950 के पास में। अब आप कहोगे है भाई इतनी गिरावट होगी, देखो ये ट्रेंड्स इसलिए मार्क यहां पर किए हैं कि कभी
मान लो कंपनी आगे ग्रोथ बढ़िया नहीं दे पाती, फॉर एग्जांपल कंपनी 58% के नीचे का ग्रोथ देती है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि अगर उस नेगेटिविटी में और गिरावट आएगी तो अगला ट्रेंड क्या होगा, जहां पर मैं क्या कर सकूं, जहां पर मैं एवरेजिंग कर सकूं। ये चीजें हमें मालूम होनी चाहिए कि भाई मेरी नेक्स्ट एवरेजिंग की स्ट्रैटेजी क्या होगी या मेरी फ्रेश एंट्रीज की स्ट्रैटेजी क्या होगी, कंपनी कैसा ग्रोथ देगी उसके अकॉर्डिंग मुझे काम करना चाहिए। आई विश कि आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने और नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में, और आज के बाकी वीडियोस देखना मत भूलना, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स आज डिस्कस किए हैं।